भारत के कुख्यात सरगना और मोस्ट वांटेड तो कई हैं, जैसे कई कश्मीर के आतंकवादी अलगाववादी, पूर्वोत्तर के उग्रवादी, बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा आदि जगहों के नक्सलवादी और माओवादी, अंडरवर्ल्ड के डॉन आदि। लेकिन हम यहाँ बात करेंगे उन 5 कुख्यात सरगनाओं की जिनके कारण भारत को परेशानी झेलना पड़ी। विश्व के हर देश में कुख्यात लोग होते हैं। कुख्यात अर्थात जो अपनी बुराइयों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन कुख्यातों में से कुछ ऐसे रहते हैं जिनको समूचा विश्व जानता है। भारत में भी ऐसे ही कुछ कुख्यात लोग हुए हैं जिनके कारण भारत ही नहीं, विश्व के कई देश परेशान होते रहे हैं। लेकिन हर बुरे आदमी का अंत भी बुरा ही होता है। आओ जानते हैं भारत के उन 5 कुख्यात लोगों के बारे में जिन्हें ढूंढने में पुलिस के पसीने छूट गए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए अब शुरू करते हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर पर नाम आता है कुख्यात ठग बहराम का। ठग बहराम के कारण अंग्रेज सरकार को ठग विरोधी कानून बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। 1790 से 1840 तक उसने 931 हत्याएं की। वह अपने शिकार की हत्या उनका गला दबाकर किया करता था। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार सन 1790-1840 के बीच महाठग बहराम ने 931 सीरियल किलिंग की, जो कि विश्व रिकॉर्ड है। वर्ष 1840 में उसे अंग्रेज सरकार ने सजाए मौत दे दी। दूसरे नंबर पर नाम आता है कुख्यात भूपत सिंह चौहान का। भूपत सिंह के कहर से जहां राजे रजवाड़े और अंग्रेज कांपा करते थे, वहीं गरीबों के दिल में उसके लिए सर्वोच्च स्थान था। यही कारण था कि उसे इंडियन रॉबिनहुड कहा जाता था, जिसे कभी पुलिस पकड़ नहीं पाई। भूपत की कई क्रूरता भरी कहानियां हैं तो कई उसकी शौर्यगाथाओं और गरीबों के प्रति उसके प्रेम का गुणगान करती हुई भी हैं। गुजरात के काठियावाड़ में रहने वाले भूपत सिंह को अंतिम समय तक न तो किसी राजा की सेना पकड़ सकी और न ही ब्रितानी फौजें। अंततः कई अंग्रेजों को मौत की नींद सुला देने वाले भूपत सिंह के बिना ही अंग्रेजों को वापस इंग्लैंड लौटना पड़ा। अंग्रेजी शासन के अंत के बाद इधर भारत सरकार भी भूपत को कभी पकड़ नहीं सकी। भूपत सिंह राज्य का धाकड़ खिलाड़ी था। दौड़, घुड़दौड़, गोला फेंक में उसका कोई सानी नहीं था। लेकिन उसकी जिंदगी में ऐसी घटनाएं हुई कि उसने हथियार उठा लिए। दरअसल भूपत के जिगरी दोस्त और पारिवारिक रिश्ते से भाई राणा की बहन के साथ उन लोगों ने बलात्कार किया जिनसे राणा की पुरानी दुश्मनी थी। जब इनसे बदला लेने राणा पहुंचा तो उन लोगों ने राणा पर भी हमला कर दिया। भूपत ने किसी तरह राणा को बचा लिया, लेकिन झूठी शिकायतों के चलते वह खुद इस मामले में फंस गया और उसे काल कोठरी में डाल दिया गया। बस यहीं से खिलाड़ी भूपत मर गया और डाकू भूपत पैदा हो गया। भूपत ने जेल से फरार होते ही राजाओं और अंग्रेजों के खिलाफ जंग ही छेड़ दी थी। 1947 की आजादी के बाद पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे थे। इस दौरान भूपत और उसके साथियों ने अपने दम पर सैकड़ों महिलाओं की आबरू बचाई। भूपत सिंह ने सैकड़ों बार पुलिस को चकमा दिया। देश आजाद होने के बाद 1948 में भूपत के कारनामे चरम पर पहुंच गए थे और पुलिस भूपत को रोकने और पकड़ने में पूरी तरह नाकाम हो गई थी। 60 के दशक में डाकू भूपत सिंह अपने 3 खास साथियों के साथ देश छोड़कर गुजरात के सरहदी रास्ते कच्छ से पाकिस्तान जा पहुंचा। कुछ समय बाद उसने वापस भारत आने का इरादा किया, लेकिन भारत पाक पर मचे घमासान के चलते उसके लिए यह मुमकिन नहीं हुआ। अंततः पाकिस्तान में उसने मुस्लिम धर्म अंगीकार कर लिया और अब पाकिस्तान में उसे अमीन यूसुफ के नाम से जाता जाता है। धर्म परिवर्तन के बाद उसने मुस्लिम लड़की से निकाह किया। उसके 4 बेटे और 2 बेटियां हुईं। हालांकि उसने व उसके अन्य साथियों ने भारत आने की कई कोशिशें की, लेकिन उसकी यह इच्छा पूर्ण नहीं हो सकी और पाकिस्तान की धरती पर ही 2006 में उसकी मौत हो गई। उसे मुस्लिम रीति रिवाजों से दफना दिया गया। तीसरे स्थान पर नाम आता है कुख्यात रंगा और बिल्ला का। रंगा और बिल्ला ने 1978 में 2 बच्चों की नृशंस हत्या कर दी थी। यह कांड देश ही नहीं, विदेश में भी खासा चर्चित हुआ था। यह दौर ही ऐसा था जबकि बच्चों की हत्या करने के मामले में कोई सोच भी नहीं सकता था। जैसे कुछ दिनों पूर्व पाकिस्तान के पेशावर के एक स्कूल में आतंकवादियों ने हमला कर 132 बच्चों की हत्या कर दी थी। आज के दौर में यह सबसे जघन्य और वीभत्स अपराध है। हालांकि अब देश में कई रंगा और बिल्ला पैदा हो गए हैं, लेकिन रंगा और बिल्ला द्वारा किए गए जघन्य कांड के बारे में आज भी लोगों को मालूम है। रंगा और बिल्ला ने एक सैन्य अधिकारी के बच्चों को अगवा कर दुष्कर्म के बाद उनको मौत के घाट उतार दिया था। केस चलने के बाद दोनों को फांसी दे दी गई। कुलजीत सिंह उर्फ रंगा और जसबीर सिंह उर्फ बिल्ला ने 29 अगस्त 1978 को संजय और गीता चोपड़ा का फिरौती के लिए अपहरण कर लिया।
3 दिन बाद दोनों भाई बहनों के शव बरामद किए गए। रंगा बिल्ला को एक ट्रेन से गिरफ्तार किया गया और 4 साल तक चली सुनवाई के बाद 1982 में उन्हें फांसी दे दी गई। दोनों बच्चों के नाम पर बाद में वीरता पुरस्कार शुरू किया गया, जो हर साल दिया जाता है। इस लिस्ट में चौथे स्थान पर नाम आता है कुख्यात चार्ल्स शोभराज का। चार्ल्स शोभराज को कौन नहीं जानता। दुनिया के सबसे शातिर और खतरनाक सीरियल किलर्स चार्ल्स शोभराज को बिकिनी किलर भी कहा जाता है। माना जाता है कि 1972-1976 के बीच उसने 24 लोगों की हत्या की थी। उसकी चर्चा इसलिए भी की जाती है कि उसने दुनिया भर की पुलिस को खूब चकमा दिया। भेष बदल बदलकर वह कई देशों का दौरा करता था। हर बार पुलिस के हाथ से बच निकलने के कारण चार्ल्स शोभराज को सर्जेंट सांप के नाम से भी जाना जाता था। वह 1976 से 1997 के बीच भारतीय जेल में रहा। इसके बाद उसे फ्रांस में बंदी बनाया गया। वर्ष 2010 में वह भागकर नेपाल आ गया, जहां कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। फिलहाल वह नेपाली जेल में आराम से रह रहा है। भारतीय पिता की संतान चार्ल्स शोभराज का वास्तविक नाम हतचंद भानानी गुरुमुख चार्ल्स शोभराज है। 1970 के दशक में दक्षिण पूर्वी एशिया के लगभग सभी देशों में विदेशी पर्यटकों को अपना शिकार बनाने वाला चार्ल्स शोभराज चोरी और ठगी का भी माना हुआ खिलाड़ी है। आपराधिक गतिविधियों से निवृत्त होने के बाद वह पेरिस चला गया, जहां उसका स्वागत एक सेलिब्रिटी की तरह हुआ। अप्रत्याशित तरीके से नेपाल आने के बाद उसे गिरफ्तार कर कई मुकदमे चलाए गए। 12 अगस्त 2004 को चार्ल्स शोभराज को आजीवन कारावास की सजा दी गई। नेपाली सर्वोच्च न्यायालय ने भी 30 जुलाई 2010 को उसकी इस सजा को बरकरार रखा। पिता का परिवार को छोड़कर जाना और माता का अन्य पुरुष के साथ विवाह कर लेने के कारण चार्ल्स शोभराज ने उपेक्षित रहकर अपना बचपन व्यतीत किया था। चार्ल्स ने पारसी युवती चंतल से प्रेम विवाह किया। दोनों ने मिलकर बंटी और बबली की तरह काम किया। चंतल से चार्ल्स को एक बेटी है। चार्ल्स की एक और प्रेमिका मैरी एंड्री थी, जिसके साथ मिलकर चार्ल्स ने कई महिलाओं को अपना शिकार बनाया। वर्ष 2008 में नेपाल में सजा काटने के दौरान चार्ल्स शोभराज ने अपने से बहुत छोटी आयु की नेपाली युवती निहिता विश्वास के साथ जेल में ही विवाह संपन्न किया। हालांकि नेपाल जेल प्रशासन लगातार इस बात से इनकार करता रहा। चार्ल्स के जीवन पर अब तक 4 किताबें लिखी गईं और 3 डॉक्यूमेंट्री बन चुकी हैं। इस लिस्ट में 5वें स्थान पर नाम आता है कुख्यात मिस्टर नटवरलाल। ठगी का पर्यायवाची नाम है मिस्टर नटवरलाल। नटवरलाल को कोई भी उनके असली नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव से नहीं जानता। चालाकी और ठगी को ललित कला बना देने वाला यह शख्स अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उस पर बहुत सारी किताबें लिखी गईं और एक फिल्म बनी मिस्टर नटवरलाल, जिसमें अमिताभ बच्चन हीरो थे। 2 और 2 5 हेराफेरी और हाल ही है बनी फिल्म राजा नटवरलाल जैसी फिल्में भी उसके जीवन से प्रेरित हैं। देश के सारे ठग नटवरलाल का नाम बड़ी इज्जत से लेते हैं। नटवरलाल की प्रसिद्धि इसलिए भी है कि उसने ताजमहल, लाल किला, राष्ट्रपति भवन और संसद भवन को वास्तविक जीवन में बेच दिया था। अमीर लोगों ने उसकी बातों पर यकीन भी कर लिया। खुद नटवरलाल ने एक बार भरी अदालत में कहा था कि सर, अपनी बात करने की स्टाइल ही कुछ ऐसी है कि अगर 10 मिनट आप बात करने दें तो आप वही फैसला देंगे जो मैं कहूंगा। बिहार के सीवान जिले के जीरादेई गांव में जन्मे नटवरलाल ने बहुत सी ठगी की घटनाओं से बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली की सरकारों को वर्षों परेशान रखा। मिस्टर नटवरलाल पर 52 से अधिक मामले दर्ज थे। दुनिया का बेहद शातिर, चालाक नटवरलाल हमेशा बहुत नाटकीय तरीके से अपराध करता था। वह जिस नाटकीय तरीके से अपराध करता था उससे भी ज्यादा नाटकीय तरीके से पकड़ा जाता था और उसी नाटकीय तरीके से वह फरार होने में भी कामयाब हो जाता था। जैसे लगता था कि इन तीनों ही घटनाओं की स्क्रिप्ट वही लिखता था। लगभग 75 साल की उम्र में दिल्ली की तिहाड़ जेल से कानपुर के एक मामले में पेशी के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के 2 जवान और एक हवलदार उसे लेने आए थे। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से लखनऊ मेल में उन्हें बैठना था। स्टेशन पर खासी भीड़ थी। पहरेदार मौजूद थे और नटवरलाल बेंच पर बैठा हाफ रहा था। उसने सिपाही से कहा कि बेटा बाहर से दवाई की गोली ला दो। मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन जब रिश्तेदार मिलने आएंगे तो दे दूंगा। अब बेचारे सिपाही को क्या मालूम था कि परिवार और रिश्तेदार उसे लाइक नहीं करते थे। पत्नी की बहुत पहले मौत हो गई थी और उसकी कोई संतान नहीं थी। सिपाही दवाई लेने गया। आखिर 2 पहरेदार मौजूद थे। इनमें से एक को नटवरलाल ने पानी लेने के लिए भेज दिया। बचा अकेला हवलदार तो उससे नटवर ने कहा कि भैया तुम वर्दी में हो और मुझे जोर से पेशाब लगी है,
तुम रस्सी पकड़े रहोगे तो मुझे जल्दी अंदर जाने देंगे क्योंकि मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। उस भीड़भाड़ में नटवरलाल ने कब हाथ से रस्सी निकाली, कब भीड़ में शामिल हुआ और कब गायब हो गया, यह किसी को पता नहीं। तीनों पुलिस वाले निलंबित हुए और कहते हैं कि नटवरलाल 7वीं बार फरार हो गया। आखिरी बार नटवरलाल बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन पर देखा गया। पुलिस में पुराने थानेदार ने, जो सिपाही के जमाने से नटवरलाल को जानता था, उससे पहचान लिया। नटवरलाल ने भी देख लिया कि उसे पहचान लिया गया है। सिपाही अपने साथियों को लेने थाने के भीतर गया और जब तक बाहर आता, नटवरलाल गायब था। पास खड़ी मालगाड़ी के डिब्बे से नटवरलाल के उतारे हुए कपड़े मिले और गार्ड की यूनिफॉर्म गायब थी। नटवरलाल को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। वह अपने आप को रॉबिन हुड मानता था। कहता था कि मैं अमीरों से लूटकर गरीबों को देता हूं। उसने कहा कि मैंने कभी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। इसके बाद नटवरलाल का नाम 2004 में तब सामने आया जब उसने अपनी वसीयतनुमा फाइल एक वकील को सौंपी, बलरामपुर के अस्पताल में भर्ती हुआ और इसके बाद वह एक दिन अस्पताल छोड़कर चला गया। डॉक्टरों कहना था कि जिस हालत में वह था उसमें उसके 3-4 दिन से ज्यादा बचने की गुंजाइश नहीं थी। उसे ठगी के जिन मामलों में सजा हो चुकी थी, वह अगर पूरी काटता तो 117 साल की थी। 30 मामलों में तो सजा हो ही नहीं पाई थी।